Hello everyone, today we will discuss our next unit, that is fungi. In this fungi, we discuss about the general characteristics of the fungi and its type study. First of all, we discuss its general characteristics. तो फंजाई आपकी क्या रहेगी? एल्गी से थोड़ा सा हायर ऑर्डर में अगर हम चलते हैं तो एल्गी के बाद हम फंजाई को स्टडी करते हैं। फंजाई की कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या होती है, प्लांट से सिमिलर होती हैं, लेकिन फंजाइज के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ना ये प्लांट की तरह क्या है, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ये मोस्टली हेट्रोट्रोपिक या फिर सेप्रोट्रोपिक्स होते हैं। Fungi are those organisms that are plant-like in many respects, but at the same time differ from the all other plant in not possessing chlorophyll. They are non-vascular plants. इनके अंदर कोई भी vascular bundle नहीं होता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, and often filamentous. स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इनका, फिलामेंटस रहेगा। द स्टडी ऑफ द फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी and it just remind the study of mushroom in the past because mushroom are the largest insect among the fungi known today attract the naturalist period to invention of microscope। ये कह रहा है कि जैसे माइक्रोस्कोप्स के इन्वेंशन से पहले ही मशरूम्स जो ग्रो करते थे तो वो थोड़े से लार्ज साइज के होते थे, तो वो क्या करते थे, जो भी वर्क करते थे, साइंटिस्ट होते थे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे ये जानने के लिए कि ये प्लांट है या एनिमल है या क्या चीज़ है। Systematic study of fungi started with the invention of microscope in 17th century. First of all, the Italian botanist Pierre published his research work on the fungi named as Nova Plantarium genera in 1729, and he considered as a founder of mycology. He discovered the spore are the reproductive unit of fungi which are germinate to give rise to the fungi again. तो इसमें reproductive unit क्या थी, spore थी। नेक्स्ट आपको इसमें स्टडी करना है कि जो सबसे पहले मॉडर्न ईरा के अंदर जो इसका मॉडर्न ईरा ऑफ द फंजाई वाज स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ वर्क एंटोन डी बारे। इन्हीं को ही आज हम फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी मानते हैं। इन्होंने किस पे अपना स्टडी किया था, इन्होंने फाइटोपथोरा इन्फेस्टिस के ऊपर स्टडी किया था। इन्होंने देखा था कि जो लेट ब्लाइट है किस पोटैटो प्लांट के अंदर वो किसकी वजह से होती है, फाइटोपथोरा इन्फेस्टिन। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है फंजाई की, फंजाई क्या है, हेट्रोट्रोपिक है। हेट्रोट्रोपिक क्यों है, क्योंकि इनके पास अब क्लोरोफिल क्या है, एब्सेंस रहता है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये डिपेंड रहते हैं अनदर्स के ऊपर। दे बिकम द आइदर पैरासाइट और सेप्रोफाइट्स। पैरासाइट मतलब किसी होस्ट के ऊपर रहना, और सेप्रोफाइट्स मतलब जो क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। थैलस इज मेड अप ऑफ कलरलेस फिलामेंटस स्ट्रक्चर नोन एज हाइफे, और ग्रुप ऑफ हाइफे या बोल सकते हो हाइफे विद द ब्रांचेज और सब ब्रांचेज एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना लेते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, माइसीलियम। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक सिंगल फिलामेंट की बात कर रहे हैं तो हाइफे बोल लो, अगर ग्रुप्स में है वो हाइफे फर्दर ब्रांच और सब ब्रांच में डिवाइडेड होके तो उसको आप क्या बोलोगे, माइसीलियम। Food material is stored in the form of the glycogen and oil globules. Cell wall is made up of the fungus cellulose. द न्यूक्लिक आर यूकैरियोटिक इन नेचर। तो आप क्या मानोगे कि इसकी सेल जो होती है वो यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक का दैट मीन्स ऑल अनदर ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। ग्रेजुअली एंड प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी इज प्रेजेंट। आप जैसे जैसे हम इसको फंजाई को आगे स्टडी करेंगे हम देखते जाएंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें रिडक्शन होती जाएगी, मोस्टली आकर जैसे जैसे हाइयर होता जाएगा, हाइयर स्टडी करते जाएंगे फंजाई में, उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही ज़्यादातर रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल क्या है एब्सेंट ही हो जाएगी। The reproduction may be vegetative, sexually or asexually method. Most of the fungi are eucarpic. Eucarpic मतलब ओनली एक पार्ट अगर आप माइसीलियम का क्या है कंप्लीट रिप्रोडक्टिव यूनिट बना दे तो उसको यूकार्पिक बोलते हो। और अगर यूनिसेलुलर फॉर्म होल ऑफ द वेजिटेटिव जो सेल है वो ट्रांसफर हो जाए, पूरी की पूरी वेजिटेटिव सेल ही क्या हो जाए, रिप्रोडक्टिव यूनिट में क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, होलोकार्पिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक्सेप्ट द मैक्सोमाइसिटीज प्रोटोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय द सेल वॉल। दी हाइफे में भी सेप्टेटेड और एसेप्टेड, सेप्टा प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। अगर आप मोस्टली बात करते हो कि फंजाई कहाँ मिलेगी, तो फंजाई जो मोस्टली ऐसे प्लेस पे मिलते हैं जहाँ पर इसको वाटर भी मिले और इसको क्या मिले, टेम्परेचर भी ज़्यादा मिले, मतलब कि वार्म टेम्परेचर, वार्म कंडीशंस मिले और साथ में ड्राई हो, मॉइस्चर कंडीशन हो। तो द फंजाई फ्लरिशेस इन एनी टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट विच प्रोवाइड द सुटेबल फूड, moisturizer and temperature. The degree of requirement of these factors vary with the hyphae of the fungus. The most of the fungi is found in the
कहाँ पे मिलेगी, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी मिल सकती है, वाटर के अंदर भी मिल सकती है, एयर में भी और सोयल के अंदर भी। जो फंजाई अगर हम बात करें वाटर और टेरेस्ट्रियल कंपैरिजन में, तो टेरेस्ट्रियल पे ज़्यादा अमाउंट में मिलती हैं, ज़्यादा मतलब कॉमनली मिलती हैं। दे आर फाउंड इन द सोयल हैविंग द एबिडेंट डेड ऑर्गेनिक मैटर। एंड एक्वेटिक फंजाई जो होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, लिविंग कंपोनेंट होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। जो आप बोलते हो ना कि डेंड्रफ हो रहा है, डेंड्रफ भी फंजाई की वजह से ही होता है, क्योंकि हमारे हेयर क्या होते हैं, वेट होते हैं सर्दियों में, और हम उसे ढक लेते हैं तो उनको क्या वार्म कम क्या मिल जाता है, टेम्परेचर भी वार्म मिल जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाता है, जिससे वार्म कंडीशंस मिल जाती है, तो वो वहाँ पे ईजिली ग्रो कर जाते हैं। और ऑयल तो होता ही है, जो उन क्या कर रहे होते हैं, वो उनको न्यूट्रिशन दे रहा होता है। In general, the fungi can occur on the living or dead organic animals and plant bodies. Humus-rich soil, water, foodstuffs, household articles, rocks, leathers, paper, plastic, and in the air. They prefer to moist and the warm condition. ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन यूजली हैबिटेट ऑफ फंजाई इज वेट सोयल रिच इन ह्यूमस। जैसे अगेरिकस होता है आपका, मशरूम, मोरचीला, पिजाजा, ये सारी क्या है, फंजाइज हैं जो ग्रो करती हैं आपकी किसके ऊपर, जो सोयल रिच होती है ह्यूमस में, वहाँ पर। अब बात करते हैं हैबिट्स। हैबिटेट मतलब प्लेस ऑफ लिविंग, द हैबिट्स मतलब कि किस तरीके का व्यवहार है, मतलब कैसे ये अपनी चीज़ें काम करते हैं, फंक्शन कैसा है इनकी, तो इनकी हैबिट यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो ह्यूज डिवीजन comprises more than 1 lakh species of fungi have representation in almost every available habitat on the earth, and mainly fungi are of the major इकोनॉमिकल एंड मेडिसिनल सिग्निफिकेंस टू द मैन के लिए हम ये इंपॉर्टेंट भी होती हैं, कुछ इकोनॉमिकली एंड मेडिसिनल अगर वैल्यू के बात करें हम, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट भी होती हैं। द ऑर्गेनिज्म आर पार्शली ट्री लिविंग सैप्रोफाइट्स एंड पार्शली सिम्बायोट ऑफ द ऑल पॉसिबल टाइप, एंड अलोंग सम हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया दे मेक ऑल्सो मेजर डिकम्पोजर की तरह भी एक्ट करती है। तो सेप्रोफाइट की तरह एक्ट करेंगी तो मतलब क्या, जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर उनको सबको डिकम्पोज कर देंगी, तो क्या है, अर्थ को क्लीन कर रही है। सिम्बायोटिक की तरह अगर ये एसोसिएशन करती है, दैट मीन्स कि किसी अनदर ऑर्गेनिजम्स के साथ ये म्यूचुअल बेनिफिट में रह रही है, तो उस अनदर ऑर्गेनिज्म को भी बेनिफिट कर रही है। और जैसे आपके हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया वर्क करते हैं, उसी तरीके से फंजाई भी डिकम्पोजर की तरह एक्ट कर रही है। ये क्या कर रही है, जो आपका बायोस्फीयर के अंदर कैसा रहता है, रिसोर्स का जो साइकिल रहता है इनऑर्गेनिक रिसोर्स का, उस साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ द इनऑर्गेनिक रिसोर्स इन द बायोस्फीयर। लाइक सम ऑफ द बैक्टीरिया, सम फंजाई ऑल्सो प्रोड्यूस डिजीज भी प्रोड्यूस करती हैं। स्पेशली इंपॉर्टेंट आर द फंगल डिजीज ऑफ द प्लांट एंड और फॉर फंजाई आर द मोर हार्मफुल टू प्लांट एंड देन बैक्टीरिया आर टू ह्यूमन बींग्स। तो अगर प्लांट में बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर डिजीज काज की जाती है बाय द फंजाई, और अगर ह्यूमन बींग की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर डिजीज जो होते हैं वो बैक्टीरिया काज करता है। फंजाई काज द ट्रीमेडियस अमाउंट ऑफ द स्पॉइलेज टू फूड स्टफ्स, लुम्बर्स, लेदर्स, गुड्स एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम वी शुड रिमेंबर द डेलिकेट फ्लेवर मशरूम ऐड टू अवर सूप्स में हम क्या करते हैं, मशरूम्स को ऐड करते हैं, तो मशरूम के क्या है, हम क्या करते हैं, इडेबल इंपॉर्टेंस भी है इसकी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है आपकी फंजाई की स्टडी से, उसको आप क्या बोलते हो, माइकोलॉजी। एंड द स्टडी ऑफ डिजीज कास्ड बाय द प्लांट इज कॉल्ड प्लांट पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी, और जो स्टडी करता है उसको पैथोलॉजिस्ट बोल देते हो आप। तो सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो ओब्लिगेट सेप्रोफाइट, एक होता है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। इनका मीनिंग इनके नाम में ही छुपा हुआ है। ओब्लिगेट मतलब जो इंडिपेंडेंट सर्वाइव ही नहीं कर सकता। सेप्रोफाइट मतलब कि जो डेड ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है, जो फंजाई जो सिर्फ और सिर्फ ग्रो करेगी तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती है, उसके अलावा वो कहीं पर भी ग्रो नहीं करेगी, उसको आप क्या बोलोगे, ओब्लिगेट सेप्रोफाइट। तो इसका एग्जाम्पल आपके पास म्यूकर। दे आर द स्ट्रिक्टली सेप्रोफाइट विच कैन ग्रो ओनली अपॉन द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड कैन नॉट इन्फेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंटली भी ग्रो कर सकती है या अनदर ऑर्गेनिज्म पे भी ग्रो कर सकती है। वो एक ही जगह क्या है, सिर्फ एक ही प्लेस पे रह के, मतलब ऐसा नहीं कि अपनी पूरी लाइफ वहीं पर, अगर उसको अनदर होस्ट मिलता है तो वो वहाँ पर भी चली जाएगी। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट, इसका मतलब ये होता है कि अगर वो सेप्रोफाइट है, लेकिन अगर वो चाहे तो बाद में कभी पैरासाइट भी बन सकती है। ठीक है, तो यूजुअली दीज आर द सेप्रोफाइट बट कैन ऑल्सो बिकम द पैरासाइट व्हेन द सुटेबल होस्ट आर अवेलेबल। एग्जाम्पल है इसका आपका फुसेरियम बोट्राइटिस। They live on the dead organic matter in the soil, but but when the suitable host plant are the sown, they infect them and start living as a parasite की तरह भी। अब पैरासाइट क्या होते हैं भाई,
पैरासाइट वो होते हैं, वो बॉडीज या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो क्या करते हैं, किसी अनदर बॉडीज़ के अंदर इनसाइड और आउटसाइड पे ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह की लाइफ किसी और अनदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करना, इस तरह की लाइफ को क्या बोलते हैं, पैरासिटिक लाइफ बोलते हो। द पैरासाइट ग्रो ऑन or inside the body of the living organisms. Such mode of life is called parasitic. And the living organism which harbor the parasite are called host. जो पैरासाइट को अपने ऊपर क्या है पाल रहा है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे, होस्ट बोलोगे। और पैरासाइट ऑलवेज पैथोजेनिक होते हैं और ये डिजीज काज करते हैं होस्ट के अंदर। बेस्ड ऑन द डिग्री और डैमेज द पैरासाइट में बी डिस्ट्रक्टिव और बैलेंस्ड। डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट काज द सेवियर डिजीज इन होस्ट, दे किल द होस्ट टिश्यू और सेल और प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन को। ये जो डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट होते हैं टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से होस्ट की सेल जो होते हैं वो किल कर जाती है, मर जाती है। दी बैलेंस्ड पैरासाइट ड्रॉ इन इट्स पार्शियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द होस्ट, होस्ट से क्या करते हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको ले लेते हैं। दे लेटर इज़ नॉट किल्ड एंड दे आर रेगुलर सप्लाई। अगर इसका होस्ट इसको रेगुलर सप्लाई देता जा रहा है किसकी, न्यूट्रिशंस की या फिर जो भी से फूड वगैरह चाहिए उससे उसकी, तो ये किल नहीं करते हैं होस्ट को, ये लगातार बस उसके ऊपर सर्वाइव करते रहते हैं। पैरासाइट भी दो तरह से भी हो सकते हैं, एक्टो पैरासाइट एंड द एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जो बॉडी जो सरफेस के ऊपर ग्रो करती है। एंडो पैरासाइट क्या होता है, जो होस्ट के अंदर, होस्ट के सरफेस के अंडर में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एंडो पैरासाइट में भी इंट्रा भी हो सकते हैं और इंटर भी हो सकते हैं। माइसीलियम, अगर माइसीलियम जो है इंट्रा, और इसका मतलब क्या होता है, इंट्रा माइसीलियम, इंट्रा मतलब विद इन, माइसीलियम ड्रो द न्यूट्रिशन थ्रू द डायरेक्ट डिफ्यूजन से। और इंटर मतलब, इंटर माइसीलियम का मतलब होता है ड्रो द न्यूट्रिशन बाय स्प्रेडिंग द पेज लाइक आउटग्रोथ और हाइफे इनसाइड द सेल। देखो सेल है, अगर इस सेल के अंदर ही आपका माइसीलियम चला गया और फिर क्या है, ब्रांच भी इसके अंदर ही ग्रो कर रही है, तो उसका आप बोलोगे इंट्रा। लेकिन अगर ये मान लो सेल ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका माइसीलियम है इन दोनों सेल के बीच में, अगर ये पेज लाइक ऐसे आउट ग्रोथ करता है, क्या माइसीलियम क्या करता है, पेज लाइक आउट ग्रोथ करता है, और इस ये आउट ग्रोथ इस सेल से क्या कर रही है, न्यूट्रिशन ले रही है, तो उस टाइप को आप क्या बोलते हो, इंट्रासेलुलर माइसीलियम। देन इसी तरीके से अगर पैरासाइट की भी आप बात करते हो ऑन द बेसिस ऑफ दी, तो ये भी टू टाइप के होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव सेप्रोट्रोप्स। ओब्लिगेट पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट फंजाई वो अपनी पूरी पूरी लाइफ साइकिल एज ए पैरासाइट ही बिता देती है। तो पैरासाइट विच कैन ग्रो ओनली अपॉन द लिविंग होस्ट टिश्यू एंड आर अनेबल टू थ्राइव ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड द ओब्लिगेट और स्ट्रिक्ट पैरासाइट। जैसे पाउडरी मेल्ड्यू, डाउनी मेल्ड्यू, रस्ट, ये सारे क्या ओब्लिगेट पैरासाइट। नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव सेप्रोट्रोप। ये क्या होता है, एक्चुअली में होते तो पैरासाइट है बट ये लीव कर सकते हैं ऑल्सो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी। तो इसको इसमें क्या होता है, इफ़ अगर लिविंग होस्ट आपका एब्सेंट रहेगा तो उस वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी ग्रो कर जाएगी फंजाई। तो एग्जाम्पल रहते हैं इस तरीके का, ट्रफीना, ये काज करती है लीफ कर्ल डिजीज। फाइटोपथोरा है जो क्या काज करता है, लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ द पोटैटो। नेक्स्ट अगर आप पैरासिटिज्म की बात करते हो तो क्या रहता है कि पैरासिटिज्म में तो क्या रहता है कि जब पूरी की पूरी पैरासाइट जो होता है, होस्ट की चाहे डेथ हो जाए लेकिन वो होस्ट से कंप्लीट क्या अपनी एडवांटेज ले लेता है। लेकिन फंजाई इस तरीके से नहीं रहती है, फंजाई या तो क्या रहती है, एसोसिएशन में रहती है किसी दूसरे पार्टनर के साथ में, जैसे कि एल्गी के साथ में रह रही है, एल्गी फंजाई अपना एसोसिएशन बना लेते हैं, लाइकन की फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब आपस में म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं तो उस टाइप का आप क्या बोलते हो, सिम्बायोसिस। और इसी तरीके से अगर आप बात करते हो कि फंजाई सिर्फ किसके साथ ग्रो कर रही है, रिलेशनशिप में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद हायर प्लांट, तो उसका आप क्या बोलते हो, माइकोरेजिया। इट इज द एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद द रूट ऑफ द सर्टेन हायर प्लांट पर्टिकुलरली द फॉरेस्ट ट्रीज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पाइनस की अगर आप बात करते हो तो जो फंगस है वो फॉर्म बनाती है एक बेल्ट ऑफ थिन फिलामेंट अराउंड द रूट एंड एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोयल इन द एब्सेंस ऑफ रूट हेयर। जब क्या होता है, पाइनस के जो रूट के अंदर रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उस टाइम पे क्या करती है, सोयल से क्या करती है, एब्जॉर्ब करवा लेती है वाटर को और मिनरल को, और इसके बदले में पाइनस क्या देता है, प्रोवाइड करता है फूड। ठीक है, तो फंगल हाइफे लिव ऑन द सरफेस एंड पेनिट्रेट ओनली बिटवीन द आउटर सेल ऑफ द रूट, तो उसका आप क्या बोलोगे, एक्टोट्रोपिक। सिर्फ क्या है, सेल जो रूट की सेल्स है उनके अगर आउटर साइड पे ही ग्रो कर रही है तो, और अगर वो पेनिट्रेट कर जाती है इनसाइड द रूट टिश्यू तो उसका आप क्या बोलते हो, एंडोट्रोपिक माइकोराइजा। अब अगर आप बात करते हो फंजाई के स्ट्रक्चर की, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, फंगल स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ग्रोथ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द थैलस विच में बी नॉन माइसीलियल और माइसीलियल। ठीक है, नॉन माइसीलियल मतलब माइसीलिया की फॉर्मेशन नहीं है, वो सिंगल हाइफ में है अभी भी, और माइसीलियल मतलब माइसीलिया जो हाइफ में है वो इंटीग्रेटेड और ब्रांच और सब ब्रांच स्ट्रक्चर बना के माइसीलियम की फॉर्मेशन की हुई है। तो उसमें आप देखते हो कि किस तरीके का, सबसे पहले आप स्टडी करोगे नॉन माइसीलियल थैली के बारे में।
तो दे आर द नॉन फिलामेंटस, क्योंकि सिंगल सेल मतलब हाइफा सिंगल है तो कोई भी फिलामेंट नहीं बनेगा। नॉन फिलामेंटल फंजाई विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द 3 फॉर्म्स के द्वारा। फर्स्ट इज प्लाज्मोडियम फॉर्म। तो प्लाज्मोडियम फॉर्म के अंदर क्या रहेगा, इसमें ए सेलुलर नेक्ड मल्टी न्यूक्लिएट अमीबॉइड मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, मतलब एक सिंगल सेल मिलेगी, वो भी अकेली मिलेगी और मल्टी न्यूक्लिएट होगी और अमीबॉइड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, तो उसको इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, प्लाज्मोडियम बोलते हो। द एंटायर थैलस गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सेवरल रिप्रोडक्टिव यूनिट होलोकार्पिक पॉलीसेंट्रिक। तो एग्जाम्पल इसमें आपको दे रखे हैं पाइसेरियम एक्सेट्रा। तो यूनिसेलुलर फॉर्म्स के अंदर क्या होगा कि लोअर फंजाई जैसे काइटिड्स हैं या ईस्ट हैं, ये क्या करते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव टाइप ऑफ थैलस होता है जिसमें सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए इसको यूनिसेलुलर फॉर्म बोला जाता है। इसमें कंप्लीट वही बात बता रखी कि अगर आपका रिप्रोडक्शन के टाइप पे एंटायर थैलस है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है सिंगल रिप्रोडक्टिव यूनिट में, तो होलोकार्पिक मोनोसेंट्रिक बोलोगे, और बहुत सारी मैनी रिप्रोडक्टिव यूनिट बनते तो होलोकार्पिक पॉलीसेंट्रिक बोलोगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इज आपका सूडोमाइसीलियम। सूडोमाइसीलियम में क्या होता है, स्टोर आर यूनिसेलुलर फॉर्म्स बट ड्यू टू द बडिंग, दो ये देखो यहाँ पर एक सेल थी, इसमें क्या बड निकल गई, बडिंग की फॉर्मेशन होने की वजह से ये कैसे ऐसे लगता है जैसे चेन ऑफ यूनिसेलुलर सेल अपीयर हो गया, तो ऐसे लगता है कि कोई माइसीलियम बन गया, लेकिन ये ट्रू माइसीलियम नहीं है क्योंकि बड है वो, ना कि कोई चेन है, तो इसलिए सूडो वर्ड लगेगा। सूडो मतलब फाल्स, तो फाल्स माइसीलियम बन रहा है तो इसको आप बोलोगे सूडो माइसीलियम। यहाँ पर एक देखो सेल दिखा रखे, ये आपका दिखा रहे किस तरीके से इसमें से राइजोड की फॉर्मेशन हो रही है फंजाई से। नेक्स्ट इज आपका माइसीलियल थैली। इसके अंदर वही सेम बात रहेगी कि जो बेसिक यूनिट होती है फंगस की वो क्या रहती है, हाइफे रहती है, और वही जब आप आगे क्या करेगी, जब इंटरमेस्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसको आप क्या बोलते हो, माइसीलियम बोलते हो। वही सारी बातें इसमें दोबारा से बता रखी कि वो क्या करती है, अगर एक्स्ट्रा सेलुलरी बाहर से एनवायरनमेंट से अपना न्यूट्रिशन लेती है तो क्या लेती है वो, एक्स्ट्रा सेलुलरी डाइजेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस में क्या होता है, बाहर ही अपने मटेरियल को डाइजेस्ट कर देती है एंजाइम सीक्रेट करके, और फिर उसको सेप्रोट्रोप्स की तरह क्या कर देती है, ले लेती है। तो इसमें आपको वही पैरासिटिक सेप्रोट्रोप्स एंड लाइकन्स वगैरह के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट ये आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं कि जैसे अगर कोई हाइफा प्रेजेंट है, उसके बीच में कोई भी सेप्टम नहीं है तो उसको बोलोगे एसेप्टेड हाइफे, और बीच में फिलामेंट्स में क्या हो, सेप्टा प्रेजेंट हो तो सेप्टेड हाइफे बोलोगे। फिर आपको ना कुछ फंगल टाइप्स दिखा रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लूज हाइफे है या किस तरीके से। अगर नॉर्मली फिलामेंट प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत स्लाइटली लूज है, तो उसको प्रोसेनकाइमा बोलते हैं, और अगर बिल्कुल ही लूजली हाइफे प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं सूडोप्रोसेनकाइमा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर डिटेल में बता रखा है। अब है सेल एंड टिश्यू स्ट्रक्चर भी। एक सेल जो होती है वो कैसी होती है, तो व्हेन द माइसीलियम गेट ऑर्गेनाइज इनटू लूजली और कॉम्पैक्टली वोवन टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप क्या बोलते हो, प्लेक्टन काइपा। जब आपका जो क्या होता है माइसीलियम होता है लूजली या कॉम्पैक्टली किसी स्ट्रक्चर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उसको आप प्लेक्टन काइमा बोलते हो। प्रोजन काइमा कब बोलोगे, मैंने बताया जब लूजली इंटरवोवन होते हैं, और सूडो प्रोजन काइमा कब बोलोगे, जब बहुत ज़्यादा वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, सो देयर आइडेंटिटी कंप्लीटली अपीयर एज ए आइसोडायमेट्रिक सेल्स की तरह दिखने लग जाते हैं, उस टाइम आपको बोलते हैं सूडो पेरेनकाइमा। क्या है ये, पेरेनकाइमा। तो गोल गोल ये देखो यहाँ पर सेल क्या है, फिलामेंट की तरह नहीं लग रही ना, ऐसे लग रही है जैसे पेरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको सूडो पेरेनकाइमा बोलते हैं, क्योंकि पेरेनकाइमा तो ओरिजिनली तो पेरेनकाइमा नहीं है ना, ये लो ये सेल। तो अब अगर आप इसकी एक फिलामेंट की बात करते हो तो ये देखो इन्होंने सिंगल फिलामेंट दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है कि आपके कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑयल की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो इसका क्या होती है, रिजर्व फूड होता है, और उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं मैनी, एंड ओल्डर पोर्शन विद वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म आपको दिखा रखा है। और ये क्या है, एक ब्रांच की जो टिप रहती है उसको क्या बोलते हो, हाइफल टिप बोलते हो आप। देन कंप्लीट सेल को आप बिल्कुल और भी डीपली स्टडी करते हो माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो उसमें और क्या क्या कंपोनेंट होंगे, तो इसमें जो आउटर होगी वॉल वो क्या रहेगी सेल के अंदर। अब प्लांट जो सेल होती है उसकी आउटर वॉल क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देन क्या है, तो यहाँ पर जो सेल वॉल है उसको क्या बोलोगे, हाइफल वॉल। ठीक है, और उसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या और ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल बॉडी। अब हमें पता है ये यूकैरियोटिक सेल है, तो जो इसमें राइबोसोम्स होंगे वो टीएस होंगे, न्यूक्लियाई है, गोल्गी बॉडी, मतलब सारे ऑर्गेनेलिस इसमें प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट का जो करेक्टरिस्टिक फीचर भी माना जाता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, द सेल वॉल इनक्लोज द प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होती है, मैंने पहले भी आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियोप्लाज्म,
इन तीनों का जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है ना, उसको आप क्या बोलते हो? प्रोटोप्लाज्म। मतलब सेल वॉल को छोड़ के बाकी सारा कंटेंट क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट। तो राइजो इन द राइजोपस द प्रोटोप्लास्ट इज नॉन सेप्टेट ए सेलुलर एंड सिनोसिटिक इन द एक्टिवली ग्रोइंग कंडीशन। ये नॉन सेप्टम तो सेप्टा एब्सेंट है, सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, ठीक है। सेप्टा हाउएवर में अपीयर इन ओल्ड हाइफी के अंदर, क्योंकि ओल्ड हाइफी में फिर क्या होना होता है, बाद में उसको रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट होना होता है, इसलिए वहाँ पर अपीयर हो जाता है। द प्रोटोप्लास्ट इज कवर्ड बाय ए थिन सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द साइटोप्लाज्म अपीयर ग्लैंडुलर एंड कंटेन मैनी माइन्यूट न्यूक्लियाई स्कैटर्ड इन द पेरिफेरल लेयर। The nuclei are very small and inconspicuous. The cytoplasm contain the many small vacuole filled with the cell shape and a number of the small gas filled vacuoles भी present होते हैं। वैक्यूल इसमें स्मॉल होते हैं, फ्यू होते हैं और एबसेंट भी हो सकते हैं अगर आप ग्रोइंग टिप की बात करते हो तो, क्योंकि टिप पे क्या है, ग्रो करना है, तो उसमें वहाँ पे किसी भी स्टोरेज का काम नहीं है। तो द हाइफे ऑल्सो बी सीन एज इन द, और कौन से ऑर्गेनलीज होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, डायक्टोसोम्स, गोल्गी बॉडीज को प्लांट बॉडी में, इसमें प्लांट के केस में आप क्या बोलते हो? डायक्टोसोम्स बोलते हो। राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इसमें आप बात करते हो सेप्टम की, तो जो आपका सेप्टम रहता है वो कैसा होता है? एक बार मैं आपको जनरल स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये सेप्टम का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, जो वॉल होती है उसकी इनवर्ड ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है और बीच में क्या होता है, पोर बन जाता है, ठीक है। और नहीं तो कंप्लीट क्या है, कंप्लीट भी ऐसे आपस में ज्वाइंट कर सकते हैं अगर इन्हें कोई रिप्रोडक्टिव यूनिट बनानी होती है तो। अब हम इसके बारे में रिटर्न में पढ़ते हैं। ईच सेप्टम ओरिजिनेट एज एन एनुलर आउटग्रोथ from the inner periphery of the wall of the tubular hyphae at the regular interval behind the hyphal tip। टिप के पीछे पीछे क्या होती है, रेगुलर इंटरवल पे जो वॉल है वो उसकी इनवर्ड ग्रोथ होती है, उसकी वजह से क्या होता है, सेप्टम बन जाता है। दिस आउट ग्रोथ इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द वॉल मटेरियल। इट, ये आउट ग्रोथ के रिस्पेक्ट में कैसे बोल रहा है, वैसे तो ये सेल के अंदर हो रहा है, लेकिन ये इस वॉल की आउट ग्रोथ बोल रहा है कि इन दोनों वॉल के अंदर नहीं हो रहा, इस वॉल के इस तरफ हो रहा है, ठीक है। इट ग्रोज सेंट्रीपिटली, देखो टुवार्ड द सेंटर एंड फॉर्मिंग ए सेप्टम विच इज रेयरली कंप्लीट। दिस सेप्टम इज, मतलब रेयरली कंप्लीट का मतलब क्या है, इसमें पोर प्रेजेंट होता है। द सेप्टम इज परफोरेटेड इन वेरियस वेज अलोंग द प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी ऑफ द माइसीलियम। तो अब इसकी बेस पे आपको क्या है, इस पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आपको सेप्टम्स दिखा रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफोरेशन। फर्स्ट इज सॉलिड सेप्टम। सॉलिड सेप्टम का मतलब क्या है, जो वॉल है, हाइफा है, उसके बीच में एक कंप्लीट सेप्टम की फॉर्मेशन हो जाए। और ऐसा सेप्टम कब बनता है, जब इसको रिप्रोडक्टिव यूनिट बनानी होती है। नेक्स्ट इज एनुलर सेप्टम। एनुलर सेप्टम के अंदर क्या होता है, मिडल में जैसे ये है सेप्टम और ये मिडल की तरफ ऐसे आ रहे हैं, तो बीच में पोर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस सेप्टम इज हैविंग ए सिंपल सेंट्रल पोर इन द मिडल ऑफ द पार्टीशन वॉल। इट इज हैविंग इन ऑलमोस्ट ऑल द सेप्टेड फंजाई, सिर्फ किसको छोड़ के, बेसिडियोमाइसिटीज को छोड़िए, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर सिंपल स्पेसिफिक टाइप का अलग से सेप्टम प्रेजेंट होता है और उसको आपको डिटेल में करना भी है। द सेप्टम में बी स्लाइटली सोल अराउंड द पोर इन सम केसेस। एंड नेक्स्ट इज योर सीव सेप्टम। सीव टाइप सेप्टम कैसे रहता है कि उसमें जो नंबर ऑफ पोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेप्टम में हैव ए नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना, सीव ट्यूब्स के अंदर परफोरेशन प्लेट होती है और उसमें क्या होते हैं, पोर्स बहुत सारे होते हैं, इसी तरीके से। अब है एक स्पेसिफिक टाइप का सेप्टम, दैट इज डोलीपोर सेप्टम। ये देखो ये स्ट्रक्चर है डोलीपोर सेप्टम का। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेप्टम हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन, कौन सी क्लास में मिलेगा आपको, बेसिडियोमाइसिटीज में। द सेप्टल वॉल फॉर्म द स्वेलन रिम अराउंड द सेंट्रल पोर फॉर्मिंग ए बैरल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड डोली पोर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेप्टल की वॉल होती है वो अपने रिम जो साइड से होते हैं थोड़ी स्वेल कर जाती हैं और क्या बनाती है, एक सेंट्रल पोर के अराउंड बैरल शेप स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ये देखो यहाँ बीच में सेंट्रल पोर है, इसके अराउंड क्या बना लिया इसने, एक बैरल शेप स्ट्रक्चर बना लिया और इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, डोली पोर बोलते हो। Its open end on the both side as guarded by the double membrane cap-like structure which appear as a bracket or क्या parthenosis in a cross section. It is called as a parthenosome। ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे इसको दोनों तरफ से ब्रैकेट ने कवर कर लिया, ब्रैकेट ऐसे होता है ना, इसी तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं, पोर कैप या फिर पार्थिनोसोम। दे प्रिवेंट द माइग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई फ्रॉम वन, ये क्या करता है, ये पार्थिनोसोम क्या करता है, इस सेल की न्यूक्लियाई को इस सेल के अंदर माइग्रेट करने से रोकता है, ठीक है। तो यहाँ तक ही हम इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट आपका फ्लैजिला और रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।